बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने सब्जेक्ट स्टार्ट करना है फिजियोलॉजी, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, क्योंकि सेल जो होता है हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तो सेल स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी होती क्या है। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी वो बेसिकली क्या है और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो हमने देखा था एनाटॉमी में कि एनाटॉमी साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम किसी चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी चीज़ के, किसी ऑर्गन के, किसी बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। जबकि अगर हम फिजियोलॉजी बात करें तो फिजियोलॉजी किसी बॉडी पार्ट के फंक्शन की जो स्टडी है उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में तो वो एनाटॉमी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि किडनी काम क्या करती है, ये यूरिन की फॉर्मेशन करती है, तो वो क्या होगी, फिजियोलॉजी होगी। अगर मैं दिल के स्ट्रक्चर की बात करूं कि दिल के चार चैम्बर्स होते हैं, दो अपर चैम्बर्स दो लोअर चैम्बर्स, जिसमें वॉल्व्स होती हैं, वो होगी दिल की एनाटॉमी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि दिल का काम क्या है, दिल का काम है पूरी बॉडी में खून को पंप करना, खून को भेजना, तो वो क्या होगी, मेरे दिल की फिजियोलॉजी होगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए लंग्स की, लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वो लंग्स की एनाटॉमी होगा। और लंग्स काम क्या करते हैं, वो लंग्स की फिजियोलॉजी होगा। तो स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है और फंक्शन की स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। अगर बात की जाए तो फिजियोलॉजी लफ्ज दो ग्रीक लफ्जों से मिलकर बना है, फिजिस और लोगोस। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी इसमें हम बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसकी नेचर या कह लें उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम बॉडी के फंक्शन को स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है फिजियोलॉजी। ये हमें बताती है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं और किस तरीके से करते हैं। अब हम बात करते हैं सेल, क्योंकि हम इंसान हों या एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी होती है, हमारी बॉडी मिलके बनी होती है सेल से। सेल्स आपस में मिलते हैं। बेसिकली जो सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी बुनियादी साख्ती मादा। और हमारी बॉडी के फंक्शन भी ये परफॉर्म करता है। किस तरीके से, अगर देखें तो हमारी बॉडी सेल से बनी है। कैसे कि सेल्स आपस में मिलते हैं और टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज आपस में मिलते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल, एक कंप्लीट जानदार बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेल क्या कर रहे हैं, हमारा एक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसके अलावा जो सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। एटीपी की प्रोडक्शन करती हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। तो इन शॉर्ट के सेल जो है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और हमारी बॉडी का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब सेल दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। अब सेल के सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में फ्लूइड और ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होता है हमारा सेल। अब डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। नर्वस सेल्स जो हमारा नर्व सेल्स जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमारे न्यूरॉन्स, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कोड वगैरह। मसल सेल्स हमारे मसल्स बनाएंगे। इम्यून सेल्स हमारा इम्यून सिस्टम बनाएंगे, जिन्होंने हमें हमारी प्रोटेक्शन करनी होती है इन्फेक्शंस वगैरह से, डिसीज कॉजिंग एजेंट वगैरह से। कनेक्टिव सेल्स मिसाल के तौर पे हमारी बोन्स वगैरह बनाते हैं। और ब्लड सेल्स जिन्होंने हमारा ब्लड बनाना है, रेड ब्लड सेल्स आ गए, इसमें प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स आते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल की, कि सेल की बनावट कैसी है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो तकरीबन 65 to 80% सेल में पानी मौजूद होता है। प्रोटीन्स होती हैं, कुछ लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस जो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं, और ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। अब कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस मौजूद होती है, सबसे पहले तो सेल की आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसे हम या तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास मौजूद होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लिक्विड पोर्शन होता है जिसके अंदर, मतलब लिक्विड पोर्शन और जितनी भी ऑर्गेनेलिज है उन सबको कलेक्टिवली मिला के साइटोप्लाज्म कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इन सब की डिटेल पढ़ते हैं एक एक करके।
फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। जो सेल की सबसे आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो ये हमारी सेल की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो हमारे सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है बाहर के इन्वायरमेंट से। सेल की मेम्ब्रेन की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन का अगर पोर्शन लेके छोटा सा उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से नजर आता है, और ये लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड्स की बनी होती है। यानी लिपिड की एक लेयर ऊपर मौजूद होती है और लिपिड की दूसरी लेयर बिल्कुल इस तरीके से नीचे मौजूद होती है। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होती है, यानी धंसी होती है। जैसे देखिए, ये ऊपर वाली लेयर लिपिड की और ये नीचे वाली, ये लिपिड बाय लेयर आ गई। बाय मीन टू, लेयर मीन तह, कि लिपिड की दो तहों पे मुश्तमिल होती है, और इन तहों के अंदर ये जहां जहां पे आपको पिंक नजर आ रहा है, ये क्या है, प्रोटीन एम्बेड हुई हुई है, प्रोटीन धंसी हुई है। इसके अलावा इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स भी मौजूद होती हैं। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, लिपिड बाय लेयर, लिपिड की दो लेयर्स मौजूद होती हैं जिसके अंदर प्रोटीन धंसी हुई होती हैं। और इसकी तकरीबन जो मोटाई है वो होती है 10 नैनोमीटर। अगर बात की जाए सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन हमारी जितनी भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन सब की प्रोटेक्शन कर रहा है, उसे बाहर के हैजर्ड से बचा रहा है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो वैसे सेमी परमिएबल होती है, कुछ सब्सटेंसेस को तो अपने अंदर से पास होने देती है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। तो न्यूट्रिएंट्स भी सेल के अंदर मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। कुछ टॉक्सिक केमिकल्स को सेल से बाहर रिमूव करती है सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं कुछ चैनल्स। अब लिपिड की बनी हुई है तो ये लिपिड सोलेबल सब्सटेंसेस को अपने अंदर से इजिली पास होने देंगी, लेकिन जो वाटर सोलेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको पास होने के लिए कुछ चैनल्स की जरूरत होती है, या रिसेप्टर्स की जरूरत होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के चैनल्स। हम जो क्या करते हैं, हार्मोन्स वगैरह को अपने साथ बाइंड करके और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के चैनल्स या रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिसके साथ आके हार्मोन्स अटैच होते हैं। इसके अलावा वो सब्सटेंसेस जो वाटर सोलेबल होते हैं, वो लिपिड की लेयर से पास नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है कुछ कैरियर प्रोटीन, उनके साथ जाके बाइंड करते हैं वो कैरियर प्रोटीन, फिर उस वाटर सोलेबल सब्सटेंस को सेल के अंदर मूव करवाती हैं, ठीक है। और ये इसके लिए एटीपी वगैरह की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पोर्शन है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। ये एक थिक सॉल्यूशन होता है, एक गाढ़ा सॉल्यूशन होता है जिसमें तमाम सेल की ऑर्गेनेल्स मौजूद होती है। यानी कह लें कि साइटोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन और ऑर्गेनेल्स जो मौजूद हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, साइटोप्लाज्म कहलाती है। साइटोप्लाज्म हमारे न्यूक्लियस को कवर करता है। इसके दो जोन होते हैं, दो एरिया होते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टो नाम से जाहिर है आउटसाइड, एंडो इनसाइड। यानी कि साइटोप्लाज्म का वो वाला पोर्शन जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास पास मौजूद होगा, सेल मेम्ब्रेन के पास मौजूद होगा, उसे कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म मीन इनसाइड। एंडोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का वो वाला पोर्शन होता है जो न्यूक्लियस के करीब मौजूद होता है, उसको एंडोप्लाज्म कहा जाता है। अच्छा, पहले हमने बात की साइटोप्लाज्म की, अब आती है साइटोसोल। साइटोसोल होता है लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी हमने कहा था ऑर्गेनेली प्लस लिक्विड आर कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोप्लाज्म, लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेलिस को निकाल दें तो पीछे जो फ्लूइड बचता है उस फ्लूइड को कहते हैं साइटोसोल। और उस फ्लूइड के अंदर बाकी ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। अगर ऑर्गेनेलिस को मिला के बात की जाए तो वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। फिर आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट आती है हमारे पास ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के साथ साथ बिल्कुल साथ बाहर एक ट्यूब लाइक पोर्शन मौजूद होता है, सीरीज मौजूद होती है एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर की, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास मौजूद होता है। दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या मुराद होता है, ऐसा राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो वाला पोर्शन जिसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक राइबोसोम्स मौजूद हो। राइबोसोम्स होते हैं दानेदार स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स। अगर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होंगे तो इस किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स की मौजूदगी इसकी वजह से दानेदार होते हैं राइबोसोम्स, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा,
दानेदार ग्रेन्युलर, हमें खुरदरा सा महसूस होगा। तो इसलिए इसको हम रफ कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जैसे डायग्राम में देखें तो जहाँ जहाँ पे येलो कलर के आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं वो क्या है, राइबोसोम्स हैं। और जिस जिस पॉइंट पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये राइबोसोम्स मौजूद है ना, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अच्छा, एक चीज कि हमारी जो ये मैंने कहा ना कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होता है, तो इसकी जो एक ट्यूब होती है उस एक ट्यूब को कहते हैं सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। जो एक ट्यूब होती है उसे कहते हैं सिस्टर्नी। इस तरह की सिस्टर्नी आपस में मिलकर एक कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये आपको नजर आ रही होगी एक अंदर ट्यूब के जैसे पाइप है, पाइप का जो अंदर वाला हिस्सा है, खाली हिस्सा होता है, बाहर उसको पाइप होता है और उसके अंदर एक खाली जगह होती है। वो कह लो कि बिल्कुल उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी पाइप की तरह के यहाँ पे खाली स्पेस होती है। उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी स्पेस, या हम उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन का नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कहा कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे। अब इसका काम क्या होता है? राइबोसोम्स बेसिकली ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद हैं, तो इस यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होगा प्रोटीन बनाना। इसके अलावा प्रोटीन बनाने के बाद उस प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन में भेजना। एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन मैंने आपको बताया कि जो सिस्टर्नी है, यानी जिस ट्यूब से मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी है उसके अंदर जो स्पेस है उसको कहते हैं ल्यूमेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने के बाद उसको एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन यानी स्पेस के अंदर मूव करवा देता है। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो वाला पार्ट जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, ये ए ग्रेन्युलर होता है। जाहिर सी बात है, राइबोसोम्स ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर था, राइबोसोम्स मौजूद थे तो स्ट्रक्चर भी था, ग्रेन्युलर था। लेकिन अगर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल स्मूथ होगा, इस पर कोई ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होंगे, ठीक है, स्मूथ होगा। अब इसका फंक्शन होता है, इसने लिपिड बनाने होते हैं, ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करनी होती है। इसके अलावा अगर बॉडी में कोई टॉक्सिक मटेरियल आ रहा है तो उस टॉक्सिक मटेरियल की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, यानी उसके टॉक्सिक इफेक्ट को जो है इसने खत्म करने में हेल्प करनी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मैंने पहले भी बताया, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं हमारे सेल के अंदर। अच्छा, एक बात कि जितनी भी हमारी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं उन सबके आसपास मेम्ब्रेन मौजूद होगी, लेकिन वाहिद एक राइबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं होती, ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है। बाकी तमाम ऑर्गेनेलीज, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चाहे वो गोल्जी बॉडी, उन सबके आसपास मेम्ब्रेन मौजूद होगी सिवाय राइबोसोम्स के। अब जब भी राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं हमारे सेल के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर राइबोसोम्स और फ्री फ्लोटिंग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर राइबोसोम्स वो राइबोसोम्स होते हैं जो एंडोप्लाज्म के साथ मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, जैसे हमने ये लास्ट टॉपिक में पढ़ा। फ्री फ्लोटिंग जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम्स की बात की जाए तो जहां पे भी राइबोसोम का लफ्ज आए उसका मतलब होता है प्रोटीन की सिंथेसिस। इसके अलावा ये करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्प। अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्प कैसे होती है? प्रोटीन की बेसिकली राइबोसोम सिंथेसिस कर कैसे रहे हैं? दो प्रोसीजर्स के जरिए से, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए से आरएनए का बनना। अब डीएनए से आरएनए क्यों बन रहा है कि डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में, डीएनए देता है इंस्ट्रक्शन, कुछ हिदायत, किसको? आरएनए को। बॉडी में अगर प्रोटीन की जरूरत है तो डीएनए क्या करता है? अपने आप को ट्रांसक्रिप्ट करवा लेता है, अपने आप को चेंज कर देता है आरएनए में। अब डीएनए जो आरएनए में चेंज हुआ है ना, डीएनए ने दे दिया आरएनए को कुछ हिदायत, कुछ इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शंस लेके आरएनए जाता है हमारे राइबोसोम्स के पास। अब जब आरएनए राइबोसोम्स के पास चला गया, मैसेंजर आरएनए बना था डीएनए से, वो मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम्स के पास गया, राइबोसोम्स को जाके उस मैसेंजर आरएनए ने डीएनए का मैसेज दिया, डीएनए की वो इंस्ट्रक्शंस दी जो डीएनए ने भेजी थी आरएनए की फॉर्म में राइबोसोम्स के पास प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। फिर राइबोसोम्स क्या करेगा? उस मैसेंजर आरएनए की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को कलेक्ट करके क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा। तो कुछ इस तरीके से राइबोसोम काम करते हैं कि डीएनए पहले आरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर ये आरएनए आगे जाके राइबोसोम्स के पास प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल बाद मौजूद होती है गोल्जी बॉडी। ये भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है, यानी इसके आसपास मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब जैसे हमने पहले बात की थी कि जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ ट्यूब्स से मिलके बना होता है, उन ट्यूब्स को हम कह रहे थे सिस टर्नी का नाम देते, सेम एंडो जो गोल्जी बॉडी है
ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना, या कह लो चिपटी हुई थैलियां होती हैं वहाँ की, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी जो होती है ये चिपटी हुई थैलियां होती हैं जो कि ट्यूब से बनी होती हैं, उनको हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, इसका काम होता है इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना दी, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। लेकिन एज अब उस प्रोटीन को नहीं पता उसने कहाँ जाना है, कहाँ पे उसकी जरूरत है, क्या होना है। तो ये क्या करेगी, उस प्रोटीन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी लेंगे, उनको पैक करेंगे। अब पैक क्यों कर रहे हैं, ताकि बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने में वो प्रोटीन रास्ते में डैमेज ना हो जाए, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को लेके उसे पैक करेगी और उसके उसकी उस प्रोटीन को उसकी मतलूबा जगह तक भेज देगी। जैसे लाइजोसोम्स में भेज देंगी। लाइजोसोम्स क्या होती हैं, ये भी हमारी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस होती हैं जो कि निगलने का काम करती है, किसी चीज को इनगल्फ करने का काम करती है, निगलती है। कह ले फैगोसाइटोसिस फॉर एग्जांपल, किसी चीज को हजम करने का, हड़पने का, निगलने का काम करती हैं ये ऑर्गेनेलिस, ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल्स वगैरह को। इसके अलावा प्रोटीन को भेजती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के पास। प्रोटीन के अलावा ये लिपिड की ट्रांसपोर्ट भी करती है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी करती है और कुछ सेक्रेटिंग सेल्स भी बनाती हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अच्छा, हमने बात की कि जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं सिवाय राइबोसोम्स के, उनके आसपास मेम्ब्रेन मौजूद होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। वाहिद माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसके आसपास डबल मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन। देखिए, एक सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है जो बिल्कुल छेदी होती है, और उसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि फोल्डिंग्स पे मुश्तमिल होती है। अब जो एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। इसके अलावा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये देखें कुछ इस तरीके की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट भी मौजूद होते हैं। ये हाई एनर्जी फॉस्फेट क्या करते हैं, एटीपी की सिंथेसिस करवाते हैं, एनर्जी की सिंथेसिस करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद हमारे सेल में एक नहीं होती, बल्कि ये ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। क्यों ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास मौजूद होता है फॉस्फेट, और उस फॉस्फेट को इस्तेमाल करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया तैयार करते हैं एटीपी, एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं। एटीपी क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, इन्होंने एनर्जी बनानी होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज्यादा होती है सेल के अंदर, क्योंकि ये एनर्जी बना रहे होते हैं। तो एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे सेल में दो या दो से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका अपना डीएनए भी मौजूद होता है, इसके पास प्रोटीन भी मौजूद होती है, लिपिड्स भी मौजूद होते हैं और कुछ आरएनए भी मौजूद होते हैं। कहा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, हम कह सकते हैं राइबोसोम्स भी इसके पास इसके अपने मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हम कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली सेल विद इन अ सेल, के सेल के अंदर एक सेल है। क्यों, इसके पास इसका अपना डीएनए है, इसके अपने राइबोसोम्स हैं। तो ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने करनी है एनर्जी की सेंसिस, एटीपी की सेंसिस। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये तो इंतजार नहीं करेगा ना कि न्यूक्लियस में जो मौजूद डीएनए है उसने माइटोकॉन्ड्रिया ने अगर काम करना है, उसको प्रोटीन की जरूरत है, तो डीएनए जो है वो आरएनए को मैसेज दे, वो राइबोसोम के पास जाए, फिर एनर्जी लेके माइटोकॉन्ड्रिया के पास आए, और फिर सॉरी प्रोटीन लेके माइटोकॉन्ड्रिया के पास आए, और माइटोकॉन्ड्रिया फिर अपनी एनर्जी की सेंसिस करे। नो, माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनानी है, इसे काम जल्दी चाहिए। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके अपना डीएनए मौजूद होता है, इसका अपना राइबोसोम्स मौजूद होता है। वो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया को जब भी प्रोटीन की जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया उस डीएनए को रेप्लिकेट करवाते हैं आरएनए में, और वो आरएनए राइबोसोम्स के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के ही राइबोसोम के पास जाके और प्रोटीन की सिंथेसिस कर देते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया उस प्रोटीन को फिर इस्तेमाल कर लेती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है। क्यों, इसके पास अपना डीएनए है, ये अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकती है। रेप्लिकेट का मतलब है अपनी जैसी कॉपियां तैयार करना, दो, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, तो इस तरीके से अपने आप को डिवाइड करना आगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होती है। बट फिर देख लें, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसके पास इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनेलिस अपनी रेप्लिकेशन खुद कर सकती हैं, एटीपी की सिंथेसिस करती हैं, अपने लिए प्रोटीन की सिंथेसिस खुद कर सकती हैं। यही वजह है कि एटीपी ये जब बनाती हैं तो इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका साइज कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है, और चौड़ाई इसकी तकरीबन होती है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक। शेप की बात करें तो ये इलॉन्गेट होती है, इलॉन्गेटेड मीन लंबी होती है, सिगार शेप, जैसे सिगरेट की होती है ना लंबी, इस तरीके से ये भी थोड़े लंबी होती है। मोटाइल होता है, यानी मूवमेंट कर सकता
सकता है, सेल में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। इसके अंदर मौजूद होती है क्रिस्टी। मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उभार मौजूद होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, हमने बात की ये एटीपी बनाता है। एटीपी बनाने की वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। इसके अलावा पाइरोविक एसिड, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में फिर कन्वर्ट होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रही है, जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलके आगे कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है और वाटर बना रही है, वो बेसिकली रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये। तो रेस्पिरेशन बेसिकली कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपने पढ़ा होगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके केस में एटीपी भी बनती है। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, फूड को ऑक्सीजन के साथ मिला के उसकी ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज की, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की सिंथेसिस करता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। द लास्ट वन इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे जो सेल है उसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, और ये हमारा कंट्रोल सेंटर होता है, जिसने तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। जैसे एक स्कूल है, उसमें मुख्तलिफ क्लासेस हैं, प्ले ग्रुप है, 1 2 3, जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको कह लो कि वो सारी क्लासेस जो है वो हमारा सेल है। और न्यूक्लियस क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक स्कूल में बैठी हुई है, अब वो सारी क्लासेस को खुद तो जाके नहीं पढ़ा सकती, उसने क्या किया हुआ है, हर क्लास के लिए टीचर्स डिवाइड की हुई हैं, हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स डिवाइड की हुई हैं। कह लें कि प्रिंसिपल न्यूक्लियस है, टीचर्स ऑर्गेनेलिस हैं, ठीक है। और सेल क्या है, एक स्कूल है। प्रिंसिपल ने तमाम ऑर्गेनेलिस, तमाम टीचर्स को तमाम काम डिवाइड किए हुए हैं कि आपने बायो पढ़ानी है, आपने केमिस्ट्री पढ़ानी है, आपने फिजिक्स पढ़ानी है। सेम इज द केस विद न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस ने तमाम ऑर्गेनेलिस को काम डिवाइड किए हैं कि आपने एटीपी बनानी है, आपने प्रोटीन बनानी है, आपने प्रोटीन को पैक करना है, आपने सिक्रेटिंग सेल्स बनाने हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस हमारा कंट्रोल सेंटर है। जैसे प्रिंसिपल पूरे स्कूल को कंट्रोल कर रही है, न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। अब न्यूक्लियस में मौजूद क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी न्यूक्लियस के आसपास जो मेम्ब्रेन है वो होगी। इसके अंदर क्रोमोसोम्स होगा जिसमें डीएनए आरएनए मौजूद होंगे। न्यूक्लियोलस होगा जो सेल डिवीजन के दौरान दो डिवाइड होकर और सेल डिवीजन करवाता है। ठीक है। न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, इसका डायमीटर होता है 4 से 10 मिलीमीटर। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें तकरीबन सॉलिड और लिक्विड पोर्शन मौजूद होता है। तकरीबन 80% पानी मौजूद होता है, और 20% ड्राई वेट होता है। उस 20% में से भी 18% डीएनए होता है, और 2% जो है वो आरएनए मुश्तमिल मौजूद होता है हमारे न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस का काम क्या है, मैंने कहा ये कंट्रोल सेंटर है, यानी इसने जितनी भी साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज है, जितनी भी ऑर्गेनेलिस की एक्टिविटीज है, उन सबको कंट्रोल करना है। इसने हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसफर करने को कंट्रोल करना है। हेरिडिटरी मटेरियल मीन विरासती मादा, वालदैन से औलाद में जो खसूसियात, जो विरासती मादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस ने करवाना है। प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है, कैसे कि इसमें मौजूद डीएनए अपने आप को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करता है, मैसेंजर आरएनए को इंस्ट्रक्शन देगा, वो इंस्ट्रक्शन मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास लेके जाएगा, और वो राइबोसोम्स प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को कलेक्ट करके प्रोटीन की सिंथेसिस कर देंगे। इसके अलावा जो सेल डिवीजन है, यानी सेल का डिवाइड होना, आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा मैट्रिक में। तो माइटोसिस और मियोसिस में क्या था, सेल डिवाइड होते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस तरीके से सेल डिवीजन को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।